Good morning student. This is our second part of chapter 2nd of history 8th class. In previous video we have read about the Battle of Plassey, and this battle was very famous in history because it was first major victory of East India Company in India. Then what happened after Battle of Plassey? That we are going to read today. Okay, let me start. After the defeat at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and मीर जाफ़र मेड द नवाब. जैसा कि क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला के हारने के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा. तो वही हुआ, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. और जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो अब भी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. इसका मेन उद्देश्य क्या था, मेन एम क्या था इनका, कि वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना चाहते थे. If this could be done without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territories need not to be taken over directly. और क्या हुआ कि अगर ये सब कुछ क्या कि उनका ट्रेड का जो एक्सपेंशन था वो बिना किसी कॉन्क्वेस्ट के हो जाता, बिना किसी आक्रमण के हो जाता, विद द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, देन नो नीड टू एक्वायर द टेरिटरीज. Soon the company discovered that this was rather difficult. लेकिन जल्दी ही कंपनी को क्या महसूस हो गया कि ये काम जो है ये बहुत डिफ़िकल्ट है. For even the puppet nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. क्योंकि जो पपेट रूलर जो थे, पपेट नवाब जो थे, वो भी अब उतने हेल्पफुल नहीं थे कंपनी के लिए. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. क्योंकि उनको भी अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना था. तो जो बंगाल के जो नवाब थे वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उतने हेल्पफुल नहीं रहे थे. दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग. वॉट कुड द कंपनी डू? तो अब कंपनी क्या करेगी? व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड. और इन सब के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दे वर डिमांडेड मोर प्रिविलेजेस, मोर कंसेशन. तो क्या हुआ कि मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया. द कंपनी डिपोज्ड हिम. और कंपनी ने क्या किया, उसको उसके थ्रोन से हटा दिया. एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस. और मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought of Buxar. और इसमें क्या हुआ कि जब मीर कासिम ने जो कंप्लेन की और इसके बाद एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बक्सर इन 1764. ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र री इंस्टॉल्ड. और इसके बाद क्या हुआ कि बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो मीर कासिम हार गए थे और इसके बाद उनको बंगाल के नवाब से हटा दिया गया था और मीर जाफ़र को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया गया. द नवाब हैड टू पे 5 lakh every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. अब जो नवाब था उसको कंपनी को हर महीने 5 लाख रुपीज़ जो थे वो देने थे, बट फिर भी कंपनी जो थी वो और ज़्यादा मनी की डिमांड कर रही थी. इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. वो जो थी वो और अधिक एरिया के ऊपर कंट्रोल करना चाहती थी और उतने ही टैक्सेस जो थी वो लेना चाहती थी. बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड. और जैसे ही इन 1765 मीर जाफ़र की डेथ हुई उसके बाद कंपनी का जो मूड था वो चेंज हो गया. Having failed to work with puppet नवाब, now they failed to work with puppet नवाब. वो puppet नवाब के साथ वर्क करने में फेल हो चुके थे. क्लाइव डिक्लेयर. तो क्लाइव ने क्या डिक्लेयर किया? वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवर सेल्फ. कि अब हम खुद नवाब बनेंगे. बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया. फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल. और फिर क्या हुआ, इन 1765 मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल का दीवान जो था वो अपॉइंट कर दिया. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. और इससे क्या फ़ायदा हुआ कंपनी को कि अब वो बंगाल के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते थे. दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. और इससे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी कंपनी के लिए वो जो थी वो अब सॉल्व हो चुकी थी.
फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब कंपनी का जो ट्रेड था इंडिया के साथ वो एक्सपेंड हो चुका था, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। बट कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया से जो भी गुड्स को वो खरीदते थे उनके लिए उनको पे करना पड़ता था गोल्ड और सिल्वर के रूप में, जो ब्रिटेन से इम्पोर्ट होता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन के पास कोई भी गुड्स नहीं थे जो वो इंडिया के अंदर सेल कर सके। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और ये जो आउटफ्लो जो था ब्रिटेन से जो गोल्ड इंडिया आ रहा था वो कब स्लो हो गया, उसका प्रोसेस कब स्लो हुआ? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। और पूरी तरह से कब स्टॉप हो गया? जब उनको बंगाल की दीवानी जो थी वो उनको मिल गई। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब इंडिया से जो भी रेवेन्यू उनको मिलता था वो उनका सारा फाइनेंस कर देता था। जितने भी उनके एक्सपेंसेस थे कंपनी के वो रेवेन्यू से पूरे हो जाते थे। These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India। और अब ये जो रेवेन्यू जो था जो इंडिया से ही कलेक्ट किया जा रहा था कंपनी के द्वारा, अब इसी रेवेन्यू से ही वो इंडिया से ही कॉटन और सिल्क को परचेज कर रहे थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के जितने भी ट्रूप्स थे उसको भी इसी रेवेन्यू से मेंटेन किया जा रहा था। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। और कैलकाटा के अंदर जितने भी ऑफिसेज बनाए जा रहे थे, जितने भी कंपनी फोर्ट जो थे वो बिल्ड किए जा रहे थे, उसकी कॉस्ट भी कहाँ से पूरी हो रही थी? फ्रॉम रेवेन्यू। नाउ कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या बन गए थे? दे बिकम नवाब। वॉट डिड इट मीन टू बी नवाब? नवाब का मतलब क्या होता है? इट मीन्ड ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मीनिंग क्या था? कि नाउ कंपनी हैव मोर पावर एंड मोर अथॉरिटी। बट इट ऑल्सो मीन्ड समथिंग एल्स। बट देर इज अनदर मीनिंग ऑफ ऑल्सो। ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे दे वॉन्टेड अ लाइफ स्टाइल लाइक नवाब। वो नवाबों के जैसे एक लाइफ स्टाइल जो थे वो चाहते थे। Now, after the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sums of money as personal gifts to company officials. Battle of Plassey के बाद क्या हुआ कि जो एक्चुअल में जो नवाब होते थे उनको क्या किया गया कि दे हैव टू पे, उनको पे करना पड़ता था कंपनी को। क्या? लैंड पे करनी पड़ती थी और एक वास्ट सम ऑफ मनी दे हैव टू पे टू द कंपनी ऑफिशियल्स। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेस्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ने इंडिया के अंदर बहुत सारा फॉर्चून जो था उसको कलेक्ट किया, बहुत सारी वेल्थ जो थी उसको कलेक्ट किया। ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो 18 ईयर्स की एज में इंडिया आए थे। When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth this। तो जब उन्होंने 1767 के अंदर इंडिया को छोड़ा तो इनके पास कुल इतने जो मनी जो था वो इनके पास इतना था। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764, और जब रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया, ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनको क्या कहा गया कि कंपनी के अंदर जितना भी करप्शन है उसको रिमूव करना है। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बट उनको खुद को 1772 के अंदर क्रॉस एग्जामिन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। और क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा तो जो था वो इंडिया में रहकर अर्न किया था। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, बट हालांकि क्या किया गया? उनको बरी कर दिया गया। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, और उन्होंने 1774 के अंदर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive, but कंपनी के जितने बाकी ऑफिशियल्स थे वो
क्लाइव के जैसे मनी बनाने में सफल नहीं हो पाए, सक्सेस नहीं हो पाए। मैनी डाइड एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज़, और बहुत सारे जो थे वो तो अपनी अर्ली एज के अंदर ही इंडिया में डिजीज़ की वजह से मारे गए, एंड वॉर, या फिर वो वॉर की वजह से मारे गए। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट। उसमें से भी सभी लोग जो थे वो सारे के सारे करप्ट और डिसऑनेस्ट नहीं थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स, कईयों का जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही हम्बल था। एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, और उनकी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या होती थी, वो इंडिया के अंदर पैसा कमाने के लिए आते थे। रिटर्न टू ब्रिटेन, देन दे रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, और आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, दे लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. Those who managed to return with wealth, led fleshly lives and flaunted their riches, they were called नवाब्स. और जो जितने भी कंपनी के जो ऑफिशियल जो थे, जो कि विद वेल्थ रिटर्न करने में सक्सेस रहे, दे कॉल्ड नवाब इन ब्रिटेन, और ब्रिटेन में उनको नवाब के नाम से जाना जाता था. नेक्स्ट इज़ कंपनी रूल एक्सपेंड. अब कंपनी के जो अंडर के अंदर जितनी भी टेरिटरीज थी वो एक्सपेंड होती जा रही थी. इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टन की एस्पेक्ट इमर्ज, कि अगर हम एनालाइज करें कि जिस तरह से कंपनी जो है इंडियन स्टेट्स को कंट्रोल कर रही थी, एनेक्स मीन कंट्रोल करना, इन बिटवीन 1757 टू 1857 बहुत सारे की एस्पेक्ट जो हैं वो इमर्ज होते हैं. द कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन एन अननोन टेरिटरी. कंपनी ने किसी भी टेरिटरी के ऊपर डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया था. इंस्टेड इट यूज्ड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, economic and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. They used three type of method. East India Company used three types of method to control Indian states, and that is political method, economic method and diplomatic method. After the Battle of Buxar in 1764, the company appointed residents in Indian states. Battle of Buxar के बाद क्या हुआ, कंपनी ने कुछ रेजिडेंट्स को अपॉइंट किया इंडियन स्टेट्स में. दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स. वो क्या होते थे, दे वर पॉलिटिकल एजेंट्स, एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और उनका मेन जॉब क्या होता था, टू सर्व द कंपनी, नॉट इंडियन स्टेट्स. Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of the Indian states. Now, what company did? Company officials starting interfering in the internal affairs of Indian states. अब उन्होंने Indian states जो थे उनके जितने भी internal affair होते थे उनमें उन्होंने interfere करना शुरू कर दिया. They tried to decide who was to be the successor to the throne. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही डिसाइड करती थी कि कौन जो किंग जो है वो थ्रोन पे बैठेगा, कौन पर्सन जो है वो थ्रोन को सक्सेस करेगा. एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और किसको कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा. दीज ऑल थिंग्स वर डिसाइडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. Sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance. कई बार कंपनी क्या करती थी कि स्टेट्स के ऊपर सब्सिडरी अलायंस जो थी उसको इम्पोज कर देती थी. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, और इस अलायंस ये जो टर्म आया है यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस, दैट मीन इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस. इंडिया के जो रूलर्स थे, जो इंडियन स्टेट्स के जो रूलर्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू हैव देयर आर्म्ड फोर्सेस. उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस को रखें. दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, और उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, they were to be protected by the company. अब उनको कंपनी प्रोटेक्ट करेगी. But had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. But जिस भी इंडियन स्टेट को सब्सिडरी फोर्सेस दी जाती थी, they had to pay to the company. तो उनको कंपनी को कुछ पे करना पड़ता था. If the Indian rulers failed to make the payment, और कोई भी इंडियन रूलर if they failed to make the payment, then part of their territory was taken away as a penalty. तो उनकी टेरिटरी का एक पार्ट जो है वो पेनल्टी के रूप में उनसे ले लिया जाता था.
For example, when Richard Wellesley was Governor General in 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. तो जो अवध के जो नवाब थे उनसे 1801 में उनकी टेरिटरी का हाफ पार्ट ले लिया गया बिकॉज ही वॉज फेल टू पे द सब्सिडरी फोर्सेस, क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस को पे करने में फेल हो गए थे. और उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के रिचर्ड वेलेस्ली. हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स. और इसी तरह से हैदराबाद से भी उसकी टेरिटरी जो थी, उसकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो था वो फोर्सली सेम इसी रीज़न की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था. नाउ नेक्स्ट इज वी विल रीड अबाउट टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर. हियर इज द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान. ओके, this is the picture of Tipu Sultan. Okay, next is the company restored to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. क्या था? कंपनी जो थी वो पहले डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं करती थी, बट नाउ दे सो अ थ्रेट टू देयर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सो दे स्टार्टेड डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन. दिस कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर. और इसका एग्जाम्पल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? मैसूर में. मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1782, एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान. मैसूर जो था वहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग रूलर जो थे, जो पावरफुल रूलर्स थे, वो वहाँ पे रूल करते थे. फर्स्ट इज हैदर अली एंड सेकेंड हैदर अली सन नेम टीपू सुल्तान. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. मैसूर जो था वो क्या करते थे? वो प्रॉफिटेबल ट्रेड करते थे जहाँ पे उसको प्रॉफिट होता था ऑन द मालाबार कोस्ट. और इसी मालाबार कोस्ट से जो कंपनी थी वो पेपर और कार्डमम को परचेज करती थी. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, पेपर एंड कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम. और 1785 में क्या किया? टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम का जो एक्सपोर्ट था वो अपने किंगडम के पोर्ट से उन्होंने स्टॉप कर दिया. एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. और जो भी लोकल मर्चेंट थे उनके एरिया के, उनको उन्होंने डिस अलाउ किया कि वो कंपनी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे. ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. और इन्होंने क्या किया? टीपू सुल्तान ने उनका रिलेशनशिप जो था वो फ्रेंच के साथ बहुत अच्छा था और इसी की हेल्प से उन्होंने मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प. और अपनी आर्मी को उन्होंने मॉडर्नाइज किया था. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. अब जो ब्रिटिश जो थे वो क्या हो गए? फ्यूरियस हो गए. दे सो हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस. उनके लिए हैदर अली और टीपू सुल्तान क्या थे? एम्बिशियस थे, एरोगेंट थे, डेंजरस थे, रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड. और जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी? वो उनको अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी, उनको क्रश करना चाहती थी. 4 वॉर्स वर फॉट विद मैसूर. और इसी के लिए मैसूर के साथ 4 बैटल्स जो थी वो लड़ी गई. इन बिटवीन 1767 से लेके 1799 तक 4 बैटल जो थी वो कंपनी और मैसूर के जो रूलर्स थे उनके बीच में लड़ी गई. ओनली इन द लास्ट, द बैटल ऑफ श्रृंगापट्टम, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री. और जो लास्ट बैटल थी इन 1799, द बैटल ऑफ श्रृंगापट्टम, उसमें कंपनी जो थी वो कंपनी को विक्ट्री मिली थी. टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रृंगापट्टम. और टीपू सुल्तान जो थे वो अपनी कैपिटल श्रृंगापट्टम को बचाते हुए मारे गए थे. मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेसिटी ऑफ द वोदियार्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट. और इसी के साथ क्या किया गया कि मैसूर के ऊपर टीपू सुल्तान और हैदर अली से पहले जो एक रूलिंग डायनेसिटी थी वोदियार्स की, वापस से उसको उसके अंडर में मैसूर को लाया गया और एक सब्सिडरी अलायंस जो था उसको स्टेट के ऊपर इम्पोज कर दिया गया. Now here we read about the legend of Tipu. कि why we call Tipu as a tiger of Mysore.
Kings are often surrounded by legend and their powers glorified through folklore. Here is a legend about टिपू सुल्तान. यहाँ पर भी टिपू सुल्तान के बारे में एक स्टोरी जो है वो दी गई है. Who became the ruler of मैसूर in 1782. टिपू सुल्तान जो थे वो 1782 में मैसूर के रूलर बने थे. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. और क्या कहा जाता है कि वो अपने एक फ्रेंच फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट में गए थे हंटिंग के लिए. There he came face to face with a tiger. और वहाँ पे वो टाइगर के सामने आ गए थे. His gun didn't work and his dagger fell to the ground. और इस टाइम में उनकी गन ने वर्क करना बंद कर दिया. He battled with the tiger unarmed until the managed to reach down and pick up the dagger. और उन्होंने उस टाइगर के साथ अनआर्म्ड मीन बिना हथियारों के उसका सामना किया जब तक वो उस डैगर को पिकअप करने में कामयाब नहीं हो गए. फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल. और लास्ट में उन्होंने उस टाइगर को बैटल में मार दिया. आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. और इसके बाद ही उनको टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाने लगा. ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग. और उनके फ्लैग के ऊपर भी इस टाइगर की इमेज जो है वो देखी जा सकती है. नाउ वॉर विद मराठास. From the late 18th century, the company also sought to curb and eventually destroy मराठा पावर. कि इन 18th century के अंदर कंपनी जो थी उन्होंने मराठा पावर को कंट्रोल कर लिया था और उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. Before Third Battle of Panipat, Marathas का dream क्या था? They wanted to rule from Delhi, but after defeat in the Third Battle of Panipat, their dream was shattered. They were divided into many states under different chiefs. अब क्या किया गया? उनको अलग अलग स्टेट्स में वो डिवाइड हो गए थे और हर एक स्टेट में एक चीफ होता था, एक सरदार होता था, उसको अपॉइंट किया गया. बिलोंगिंग टू डायनेसिटी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले. और अब क्या थे? वो अलग अलग डायनेसिटी से बिलोंग रखते थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले. दे आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट डायनेसिटीज़. These chiefs were held together in a confederacy under a पेशवा. अब ये जितने भी चीफ थे जो कि हर एक स्टेट के अंदर अपॉइंट किए गए थे, दे टुगेदर इन अलायंस. कॉन्फिडरेसी मीन अलायंस. अंडर आ पेशवा, एक पेशवा के अंडर में वर्क करते थे. एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेशवा? पेशवा वॉज द हेड ऑफ द चीफ्स. उन चीफ्स का हेड होता था और उसी के अंडर में वो सारे काम करते थे. और इनका जो मेन ऑफिस था जहाँ से सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था, मिलिट्री का जितना भी वर्क होता था, उनका ऑफिस जो था वो कहाँ पर बेस किया गया? इन पुणे. महदजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी. ये दो नाम आए हैं यहाँ पे, महदजी सिंधिया एंड नाना फडनीस. ये क्या थे? ये दो फेमस सोल्जर्स थे मराठास के. नाउ द मराठाज वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर. अब मराठा जो थे वो कंटिन्यू बैटल्स कर रहे थे और इन सब चीज़ों से वो हार चुके थे. इनकी 3 लड़ाइयाँ हुई थी. एंग्लो मराठा वॉर हुए थे. 3 एंग्लो मराठा वॉर हुए थे. इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था वो 1782 में ख़त्म हुआ विद द ट्रीटी ऑफ सलबाई. सलबाई की ट्रीटी के साथ. The second Anglo-Maratha War in between 1803 to 05 was fought on different fronts. जो second Anglo-Maratha War जो था वो अलग अलग fronts पे लड़ा गया था, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna River including Agra and Delhi. और जो second Anglo-Maratha War जो हुआ था उसमें कंपनी ने ओडिशा, यमुना रिवर के नॉर्थ की टेरिटरीज, आगरा और दिल्ली के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. Finally, the Third Anglo-Maratha War of 1817 to 19 crushed मराठा पावर. और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो था उसमें मराठा पावर को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था. द पेशवा वॉज रिमूव्ड. पेशवा को हर एक स्टेट से रिमूव कर दिया गया था. एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन. और कानपुर के पास एक प्लेस है बिठूर, वहाँ पर उनको भेज दिया गया था पेंशन के साथ. द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ द विंध्याज. अब कंपनी जो थी वो विंध्या के साउथ की जितनी भी टेरिटरीज थी उनके ऊपर उनका पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका था. और ये आपका सेकेंड पार्ट है. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट करेंगे.